तो चैनल से जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और 24 घंटे सपोर्ट पाने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 3 धातु एवं अधातु पार्ट 2। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। पहले तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में तत्व के चारों ओर प्रदर्शित करना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, इन जो तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में तत्व के चारों ओर प्रदर्शित करना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि जो नाभिक होता है उसमें जो उसके बाद जो कक्षाएं होती हैं, जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चौथी कक्षा के अंदर क्या होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो चौथी कक्षा होती है उसमें लगभग 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको 3 कक्षाएं तक की जरूरत पड़ेगी 10th क्लास के अंदर। तो इसमें हम देखते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12। ओके फ्रेंड्स, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 12, तो इसमें मान ले, और इसमें 12 पर जितना परमाणु क्रमांक होगा उसके अंदर उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैग्नीशियम में हम देखते हैं तो पहली कक्षा में 12 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के अंदर। तो पहली कक्षा में कितने आ गए 2, हम आगे बचे 10। तो दूसरी कक्षा में कितने आ गए 8, आगे बचे बकाया 2। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा इसकी कौन सी हो गई तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा क्या होगी इसकी बाह्यतम कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है इसके चारों ओर बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। तो इसे क्या कहते हैं मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन क्या होता है 17 नंबर पे होता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 17, तो इसमें क्या होते हैं क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहली कक्षा में कितने हो जाएंगे 2, दूसरी में कितने हो जाएंगे 8, आगे बचे कितने 7 इलेक्ट्रॉन बचे। तो तीसरी कक्षा के अंदर कितने आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाह्यतम कक्षा कौन सी होगी इसकी तीसरी कक्षा। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो इन 7 इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसके चारों ओर बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं तत्व की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं अब आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। आयनिक यौगिक कहो या विद्युत संयोजक यौगिक कहो, बात एक ही है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। पहले धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। यानी जो धातु है, धातु से जब इलेक्ट्रॉन अधातु में जाते हैं और इस इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं MgCl2 का निर्माण। तो जो आयनिक यौगिक में हम देखेंगे MgCl2 का निर्माण। MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हम इसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से हम इसे समझ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैग्नीशियम में कितने होते हैं बाह्यतम कोश में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए। ओके फ्रेंड्स, तो और क्लोरीन के कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। इनको मैंने स्टार से प्रदर्शित किया है क्योंकि आपको अलग अलग पहचानने में मदद मिले। ओके फ्रेंड्स, तो ये है क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन और ये रहे क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 क्लोरीन थे तो ये मैंने 2 क्लोरीन लिख दिए। और इनके बाह्यतम कोश में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो स्थायी अवस्था होती है वो 2, 8, 8, 18 होती है। ओके फ्रेंड्स, यदि बाह्यतम कक्षा में यदि 2 या 8 या फिर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 2, 8 या 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 या 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी स्थायी अवस्था होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी जो ये कब क्लोरीन क्या करेगा, तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन करने। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये क्या करेगा, जो मैग्नीशियम क्या होगा इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इस क्लोरीन को, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, जिससे इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसकी जो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इसके चले गए। ओके फ्रेंड्स, और इसकी भी बाह्यतम कक्षा में कितने बचे हैं अब 8 इलेक्ट्रॉन बचे मैग्नीशियम की, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें कितने थे पहली कक्षा में 2 थे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थे और तीसरी में 2 चले गए। तो हम अब इसकी बाह्यतम कक्षा कौन सी हो जाएगी दूसरी कक्षा हो जाएगी। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। ओके फ्रेंड्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे क्या हो जाएगा जितने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उतने ही उस पे क्या हो जाएगा चार्ज आ जाएगा, यानी +2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन +2 हो जाएंगे। इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पे क्या हो जाएगा -1 चार्ज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
तो ये बिंदु के रूप में इसमें ये इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया है और इसमें हॉल्ट वाइस लगा दिया है। यानी ये जो 2 लगाया बाहर ब्रैकेट के बाद जो 2 लगाया वो इसको प्रदर्शित कर रहा है कि ये 2 क्लोरीन है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम अगर लिखना चाहें पूरे को, ये कैसे लिखेंगे, इस तरह MgCl2। ओके फ्रेंड्स, तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से विद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं अब खनिज। तो खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी जो पृथ्वी की भूपर्पटी में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या तत्वों या यौगिकों को अपन क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे आते हैं अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? ऐसे खनिज जिसमें कोई धातु काफी मात्रा में वो होती है और जिसे निकालना लाभकारी होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। यानी कोई खनिज, ऐसा खनिज जिसके अंदर धातु क्या हो, अधिक मात्रा में हो, धातु अधिक मात्रा में और उसे निकालना लाभकारी हो, यानी वो हमारे लिए लाभदायक हो, तो ऐसे जो खनिज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं गोल्ड। गोल्ड सिल्वर, यानी गोल्ड यानी Au मतलब क्या होता है, ऑरम। ये सिल्वर यानी Ag मतलब क्या होता है, अर्जेंटम। प्लेटिनम, Pt यानी प्लेटिनम। Cu यानी कॉपर। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम लिखें। तो ये जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था से पाई जाने वाली धातुएं कौन सी हो जाएंगी, Au यानी ऑरम, Ag यानी अर्जेंटम, प्लेटिनम, Pt यानी प्लेटिनम और Cu यानी कॉपर। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं धातुओं का निष्कर्षण। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं धातुओं का निष्कर्षण। तो ये मैंने धातुओं के निष्कर्षण की क्या है, रूपरेखा बनाई है। ओके फ्रेंड्स, तो धातुओं के निष्कर्षण में हम देखते हैं अयस्क का सांद्रण। तो सबसे पहले क्या आता है, अयस्क आता है। अयस्क का फिर सांद्रण करते हैं, यानी जो अयस्क से जो लगी हुई जो अशुद्धि होती है उन्हें हटा देते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। जो उसे अयस्क में जो धूल मिट्टी आदि होती है उसे कहते हैं हटा देते हैं। जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अयस्क का सांद्रण। ओके फ्रेंड्स, तो इसी अयस्क से हमें 3 प्रकार की धातुएं प्राप्त हो सकती हैं। पहली हो सकती है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और तीसरी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। अगर हमें अयस्क का सांद्रण करने पर अगर उच्च अभिक्रियाशील धातुएं प्राप्त होती है तो इनको हम कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले गलित धातु का विद्युत अपघटन। तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है उन्हें अपन गलित कर लेंगे, यानी पिघला लेंगे। पिघलाने के बाद उनका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। विद्युत अपघटन करने पर क्या होगी, हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, दूसरी हमें प्राप्त हो सकती है मध्यम क्रियाशील धातुएं। तो मध्यम क्रियाशील धातु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये पहला तरीका दे रखा है। सबसे पहले मध्यम क्रियाशील धातु को क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क में बदलते हैं। कार्बोनेट अयस्क, यदि मध्यम क्रियाशील धातु में क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क होता है, तो उसका क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, निस्तापन करते हैं। निस्तापन यानी इनको गर्म किया जाता है। जो भट्टियां होती है जिनमें उच्च ताप रखा जाता है, यानी जिनमें 2000 डिग्री सेल्सियस 2200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, उनमें क्या होते हैं, इन कार्बोनेट अयस्क को क्या कहते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद निस्तापन करेंगे। कार्बोनेट अयस्क गर्म, तो ये निस्तापन हो जाएगा। सबसे पहले कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करेंगे। निस्तापन के बाद क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड आ जाएगा। धातु ऑक्साइड और फिर उसे धातु में अपचन कर लेंगे और धातु का शोधन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर यदि मध्यम क्रियाशील धातु अगर सल्फाइड के रूप में उपस्थित होती है, सल्फाइड अयस्क के रूप में उपस्थित होती है, तो उसका वर्जन करते हैं। अगर मध्यम क्रियाशील धातुएं अगर कार्बोनेट अयस्क के रूप में होती है तो उसका हम निस्तापन करते हैं, और सल्फाइड अयस्क के रूप में होती है तो उसका वर्जन करते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो सभी मध्यम क्रियाशील धातुओं की सेम होती है। ओके फ्रेंड्स, धातु ऑक्साइड, धातु में अपचन और धातु का शोधन। अब आता है निम्न क्रियाशील धातुएं। तो सल्फाइड अयस्क, अगर सल्फाइड अयस्क होता है, निम्न क्रियाशील धातुएं जो होती है सल्फाइड अयस्क के रूप में होती है, तो उसका वर्जन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सल्फाइड अयस्क का वर्जन करेंगे। वर्जन के बाद धातु प्राप्त होती है, धातु का परिष्करण कर लेंगे, यानी धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम आते हैं गैंग किसे कहते हैं। गैंग, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां होती है। यानी पृथ्वी से जो हमें प्राप्त अयस्क होते हैं उनमें क्या होता है, मिट्टी होती है, रेत होती है, आदि अशुद्धियां भी होती हैं। उन अशुद्धियों को अपन क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एकदम सिंपल है। आगे जिन्हें गैंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जंग। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पतली परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। इससे धातु संक्षारित यानी नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स,
तो इसमें लंबे समय तक आर्द्र वायुओं में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत, पतली परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। इससे धातु संक्षारित होने लगती है, इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं संक्षारण से सुरक्षा के उपाय। अब संक्षारण से सुरक्षा के उपाय क्या है, यानी जो संक्षारण होता है उससे सुरक्षा के उपाय क्या है, यानी धातुओं को नष्ट होने से कैसे बचाएं, जंग से कैसे बचाएं। तो इसमें पहला आता है पेंट करके यानी पेंट कर देते हैं तो उसको, उससे क्या होते हैं संक्षारण से बचा जा सकता है। दूसरा जगह तेल लगाकर, तीसरा ग्रीस लगाकर, यसद लेपन द्वारा, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है, तो इसके उपाय दे रखे। अन्य धातुओं को भी इसी प्रकार से जंग लगने से बचाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं यसद लेपन। अब हम आते हैं यसद लेपन क्या होता है। लोहे एवं इस्पात कहो या स्टील कहो, दोनों एक ही है। लोहे एवं इस्पात या स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। एकदम सिंपल है। उसमें क्या कहते हैं, लोहे या इस्पात में क्या होती है, जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है, जिंक जो होता है उसे जंग लगने से बचाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर। अगर लोहे के साथ हम निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता। जो स्टेनलेस स्टील होता है वो कठोर होता है, जंग नहीं लगता। तो वो किस से मिलकर बना होता है, लोहे, निकल और क्रोमियम। यानी लोहे के साथ अगर निकल क्रोमियम मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं मिश्रातु या मिश्र धातु। मिश्रातु कहो या मिश्र धातु कहो। ओके फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। यानी अगर हम दो धातु ले लेते हैं जो समांगी हैं, समान यानी जिनके परमाणु का आकार समान हो, इसलिए समांगी। यानी ऐसी धातुएं जिनके परमाणु का आकार समान होता है उन्हें आपस में क्या होता है, मिला दिया जाता है। यानी मान लीजिए एक लोहा ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, दोनों को हम क्या कहते हैं, समान होने पर इन्हें क्या कहते हैं, एक भट्टी में डाल देते हैं। यानी लोहा, निकल, क्रोमियम, इनका परमाणु आकार क्या होता है, लगभग समान आकार होता है। तो इन्हें हम एक भट्टी में डाल देते हैं और ये एक साथ पिघला लेते हैं। तो इस प्रकार जो मिक्सर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं पीतल जो होता है जिंक व कॉपर से मिलकर बना होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं कांसा जो होता है ऐसे नहीं टिन वह कॉपर से मिलकर बनाता है। पीतल जो होता है जिंक व कॉपर से मिलकर बनाता है और जो कांसा होता है वो टिन व कॉपर से मिलकर बनाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।